अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन चैंपियन का फैसला ओनली ऑन न्यू न्यूज़। व्यूअर्स 12 बज चुके हैं, दिन चेंज हो चुका है। आज है 9 मार्च 2025 और आज होने जा रहा है एक बड़ा मैच बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, फाइनल ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025। ये मैच होने जा रहा है दुबई स्टेडियम में और आपको बताते चलें कि अब से लगभग 14 घंटे के बाद ये मैच स्टार्ट हो जाएगा और उसके लगभग 8 घंटों के अंदर हमें फैसला मिल जाएगा और हमारे पास होगा चैंपियन ऑफ 2025। चैंपियन कौन हो सकता है, कौन फेवरेट प्लेयर्स होंगे, कौन इम्पैक्ट अच्छा डालेंगे, ये सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हारून रशीद साहब, जो कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर और साबिक चीफ सिलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम ऑन द शो। क्या हाल है आपका? एक्साइटमेंट का क्या ख्याल है? वालेकुम अस्सलाम। एक्साइटमेंट और ज़्यादा होती है अगर ये पाकिस्तान इंडिया क्लैश होता। पाकिस्तान इंडिया क्लैश होता, पाकिस्तान में होता, क्या बात थी। लेकिन ये कि एनीवे आई थिंक दोनों टीमों को तो खैर डेफिनेटली डिजर्विंग टीम थी। दोनों ने अपने अपने राउंड्स में बहुत ही अच्छा खेला और बताया कि इनके पास ऑलराउंड एबिलिटी है, इनके पास बॉलिंग पूरी है, इनके पास बैटिंग पूरी है, डीप है और इनके पास फास्ट बॉलिंग का शोबा भी बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ जो है उसके बाद बैकअप करने के लिए इनके पास फील्डिंग का मेयार बहुत ज़्यादा बुलंद है इन दोनों टीमों का। सो इसलिए बड़ा एक्साइटिंग मैच होने जा रहा है। एक चीज़ मुझे सिर्फ ये लग रही है कि जो एज थोड़ा सा इंडिया को हम इसलिए दे रहे हैं कि इंडिया ज़्यादा सारे मैचेस जो है, ज़्यादातर मैचेस वो दुबई में ही खेली है, सारे अपने मैचेस ही दुबई में खेले, उनके कंडीशंस से पूरी तरह उनको आगाही है। न्यूजीलैंड को एक मैच वहाँ खेला है लेकिन उसको अभी प्रॉब्ली मेरे अपने नज़दीक जो भी गलतियाँ उन्होंने उस मैच में की हैं वो डेफिनेटली यहाँ नहीं दोहराएंगे। उनको जो एक इशू मैट हेनरी का नज़र आता है वो अभी तक थोड़ा सा जो है और क्लियर हो जाएगा कि वो पार्ट बनेंगे 11 का या नहीं बनेंगे। ये एक बहुत बड़ा उनको नुकसान होगा अगर वो नहीं खेलते मैट हेनरी, क्योंकि डफ़ी का सुना है कि वो उनको रिप्लेस करेंगे अगर वो आएंगे। तो वो अभी इतने एक्सपीरियंस नहीं है, अभी नए नए वो आए हुए हैं। उन्होंने एक मैच इस ट्रॉफी का खेला है, एक विकेट उन्होंने ली थी 48 रन्स दे के 7 ओवर्स में। सो ये है, टीमें दोनों वेरी वेल बैलेंस्ड हैं और दोनों को पता है कि इस फाइनल की क्या इंपॉर्टेंस है। सो दोनों टीमें जो है एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगी और दोनों में कैपेबिलिटी है कि वो एक दूसरे के ऊपर हावी हो सकती हैं। ठीक है हारून साहब, हम प्लेयर बाय प्लेयर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कंडीशंस हैं, कंडीशंस किसको फेवर करेंगी किस टीम को। सबसे पहले हम आ जाते हैं इंडिया के बैटिंग ऑर्डर के ऊपर। रोहित शर्मा से हम देखते हैं। रोहित शर्मा इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में देखा हमने कि वो अपनी फिटनेस की या फॉर्म की अरूज पर नहीं है, बट ही कम्स, ही चिप्स इन एंड देन ही गोज। और हमने उनकी कप्तानी देखी कि उनका जो विजन है कप्तानी का वो बहुत अच्छा है। तो कैसे देखते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली ऑल आउट होगी, एग्रेसिव होगी, लेकिन हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसा खेलेंगे रोहित शर्मा फॉर द फाइनल? देखिए, रोहित शर्मा का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ कैप्टन ऑफ द टीम और एक बहुत सक्सेसफुल कैप्टन है। प्रॉब्ली अगर पिछले आप 6 से 8 अगर ओकेजन्स देखेंगे तो 6 से 8 ओकेजन्स में ये फाइनल ही खेले। कोई भी इवेंट अगर आपको नज़र आएगा उसमें आप देखेंगे इंडिया ही फाइनल में है, कहीं ये जीते हैं, कहीं ये फाइनल में जाके हारे हैं। तो इससे पता लगता है कि इंडिया की जो टीम है वो कितनी अच्छी तरह वेल जेल्ड है अंडर रोहित शर्मा। अब रोहित शर्मा का जो सबसे बड़ा रोल होता है वो ऊपर से आके ना अटैक करता है अपने ओपोनेंट्स पे। उसमें यह है कि जिस दिन वो अटैक उसका कामयाब हो जाता है तो वो बड़ा क्विक फायर 50 कर लेगा या वो 100 करके अपनी टीम को एक ऐसे मकाम पे छोड़ के जाता है जो नीचे आने वाले जो बैटर्स हैं वो उसको कॉम्पनसेट करते हैं। सो यही मैं अभी भी चैंपियंस ट्रॉफी में भी देख रहा था कि वो जितनी देर भी पिच पे रुके हैं उन्होंने बॉक डाउन नहीं किया है। वो कोशिश करते हैं कि मैं रन्स बनाऊं और वो उनके लिए जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि फर्स्ट 10 ओवर्स में आपके सिर्फ 2 फील्डर्स बाहर होते हैं। सो वो 2 फील्डर्स या फाइन लेग पे होंगे या थर्ड मैन में होंगे अर्ली स्टेजेस पे, तो उनको जो एरिया कवर के ऊपर, स्क्वायर लेग के ऊपर या मिड ऑन के ऊपर या मिड ऑफ के ऊपर जो मिलता है उसको बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। वो फास्ट बॉलर में भी जंप आउट करके आते हैं बाहर निकल के और उसको मिड ऑफ के ऊपर से खेल देंगे, स्क्वायर लेग के ऊपर से खेल देंगे, मिड विकेट के ऊपर से खेल देंगे। सो इसलिए उनके रन्स बड़ी तेज़ी से बनते हैं, लेकिन उसी में ही वो कभी कभी जल्दी भी आउट हो जाते हैं। सो जब वो जल्दी आउट होते हैं तो तब प्रेशर जो है वो नीचे आने वाले बैटर्स पे पड़ता है। अगर वो ऊपर से
अच्छा फ्लाइंग स्टार्ट देके चले जाते हैं तो नीचे आने वाला जो बैटर है वो 4 रन 5 रन 6 रन ओवर के साथ अपनी वो एवरेज हमने इतनी देखी है कि रोहित शर्मा ने इन एवरी मैच अराउंड 30-40 रन ही चिप इन किए हैं, बट एट अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट, मतलब 80-90-100 के स्ट्राइक रेट पे वो आते हैं और वो खेल जाते हैं। सेकंड उनके साथ जो ओपनर होते हैं वो शुभमन गिल होते हैं। शुभमन गिल की तरफ से भी हमने देखा है कि बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई गई है इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में, वो भी आते हैं। सर इंडिया के प्लेयर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि वो आते हैं, अपना चिप इन करते हैं और फिर बेशक वो चले जाते हैं। देखिए शुभमन गिल की जो आप बात कर रही हैं ना, एक तो इंडिया के जो एक मैं आपको बताऊं कि जो सबसे बड़ा एडवांटेज है इंडिया की क्रिकेट में, ग्रास रूट लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, यानी वहाँ पर ही उनकी अच्छी कोचिंग शुरू हो जाती है। सो आप मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन क्रिकेटर्स को या बैटर्स को या बॉलर्स को जब देखेंगे ना तो टेक्निकली बहुत आपको साउंड और करेक्ट नज़र आते हैं। शुभमन गिल भी जो है उनमें से है कि जो टेक्निकली बहुत करेक्ट है। देखिए टेक्निक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कभी भी आपको भी अगर आगे आपने बड़ा प्लेयर बनना है, आपकी टेक्निक अच्छी होगी तो उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें जो है ना उसको गेन कर सकते हैं एक्सपीरियंस के साथ। सो इसी उसमें मैं शुभमन गिल को देखता हूँ कि उसकी जो भी उसकी ग्रोथ नज़र आ रही है एज एन इंटरनेशनल प्लेयर, वो बहुत जल्दी से और तेज़ी से वो आगे की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। विकेट की चारों तरफ खेलते हैं, ऑन साइड पे बहुत अच्छा खेल लेते हैं, कट शॉट अच्छा खेलते हैं, कवर ड्राइव वगैरह बहुत अच्छी खेलते हैं। और वो भी ये नहीं कि बॉक डाउन ज़्यादा नहीं होते, यानी जहाँ वो देखते हैं कि अगर कोई डॉट बॉल्स हो गई हैं तो वो उनको बाउंड्री बॉल्स बना लेते हैं वो और बाउंड्रीज हासिल कर लेते हैं। तो आई थिंक शुभमन गिल और अगर रोहित शर्मा की पार्टनरशिप अच्छी लग जाती है यहाँ पर, और अगर ये 15 से 20 ओवर खेल जाते हैं तो प्रॉब्ली फिर इंडिया एक ऐसी पोजीशन पे होगी कि जहाँ बहुत अच्छा टारगेट, जो कि दुबई में हमें अभी तक 260-270 नज़र आ रहा है कि जो कि एक विनिंग स्कोर बनता हुआ नज़र आता है, तो वहाँ तक ये पहुँचने की कोशिश करेंगे अगर ये पहले बैटिंग करेंगे। टॉस डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगा और मैं ये देखता हूँ कि टॉस जीतने वाला पहले बैटिंग ही करने की कोशिश करेगा। ठीक है सर, थर्ड नंबर पर उनके कोहली आते हैं और कोहली हमने देखा है कि वो अपने आप को सेफ रखते हैं फॉर बिग मैचेस, और कल मतलब आज बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है, फाइनल का मैच है, लेकिन कोहली शायद थोड़े से इंजर्ड भी हुए हैं प्रैक्टिस के दरमियान, बट न्यूज़ यही आ रही है कि ही इज़ वेरी वेल, ही इज़ फिट। कैसे देखते हैं कोहली का पार्ट आज? कोहली का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप देखें जब भी जैसे आपने बताया कि बिग मैचेस में उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़बरदस्त होती है, लेकिन एक चीज़ मैंने ये ज़रूर देखी है कि इंडिया की टीम ना वो किसी एक प्लेयर के ऊपर इन्हिसार नहीं करती। अगर कोहली परफॉर्म करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं करेंगे तो कोई दूसरा उनको कॉम्पनसेट कर देगा। सो मेरे नज़दीक रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली कोहली पे होगी, और कोहली जो है वो चाहेंगे भी कि मैं भी वही रोल प्ले करूं जो मैं पिछले मैचेस में करता चला आया हूं, और मेरी कंट्रीब्यूशन से टीम कम से कम कामयाबी हासिल कर रही है। सो वो भी बहुत कीन होंगे, डिटर्मिन होंगे, और जैसे ही हम ये बातें भी करते चले आ रहे हैं कि अब हम ये देख रहे हैं कि मे बी कोहली या मे बी रोहित शर्मा जो है वो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक इंडिया के लिए ना खेलें। सो वो जब छोड़ के भी जाना चाहेंगे तो वो ऐसी सिचुएशन में छोड़ के जाना चाहेंगे जहाँ उनकी कंट्रीब्यूशन मैटर करती हो। सो दिस चैम्पियनशिप का जो ये चैंपियंस ट्रॉफी के जो फाइनल है, ये भी एक ऐसा ओकेजन है जिसमें कोहली जैसा प्लेयर जो है वो चाहेगा कि इसमें इसका ऐसा रोल हो कि उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया की जीत का ज़ामिन बने। और अगर तो लास्ट उनका ओडीआई है तो ऑब्वियसली चाहेंगे कि ही लीव्स इट एट अ वेरी गुड नोट। सर इंडिया का हमने बैटिंग ऑर्डर देखा है कि 7वें, बल्कि अगर हम 8 तक भी बोलें तो मतलब बहुत अच्छा, वेरी कंपैक्ट उनका बैटिंग ऑर्डर है। श्रेयस अय्यर आते हैं, इसके बाद अक्षर पटेल आते हैं, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा। तो इन 5 को आप कैसे रेट करते हैं और आज के मैच में आप इन सब की कंट्रीब्यूशन कैसे देखते हैं? देखें जी, अगर तो ऊपर से अच्छी पार्टनरशिप डेवलप हो जाती है तो इनका रोल बहुत आसान हो जाएगा। अय्यर का रोल बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि अय्यर भी जो है ना बड़ा एग्रेसिव इंटेंट के साथ वो बैटिंग करते हुए नजर आते हैं, वो बॉलर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते। सो जिससे अय्यर हो गए, और उसके बाद जो उनका जो सबसे बड़ा जो ट्रम्प कार्ड नीचे है ना वो हार्दिक पांड्या है। पांड्या जो है उसको जब ये सिचुएशन मिल जाए कि अगर 10 ओवर तक टीम ने 200-250 रन या 230-40 रन किए हुए हैं, सो लास्ट 10 ओवर्स में उसके पास इतना पावर है, उसकी पावर हिटिंग में उसके पास इतने ज़बरदस्त स्ट्रोक्स हैं कि वो आसानी के साथ 325-350 तक अपनी इस टीम को लेके जा सकते हैं। तो पांड्या का रोल भी इम्पॉर्टेंट होगा, और उसके साथ साथ मैं देखता हूँ कि राहुल, जिन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग करके अपनी बैटिंग की वजह से वो मैच जिताया, और राहुल एक ऐसा प्लेयर है, देखिए हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं प्लेयर्स के मुतालिक कि वो अपनी
अपने नंबर पे उसको नहीं खिलाते, अपने नंबर पे उसको नहीं खिलाते, इसलिए वो परफॉर्म नहीं करता। राहुल प्रॉब्ली पहला एक ऐसा प्लेयर है इंडिया में जिसको उन्होंने हर जगह पे खिलाया है। बेसिकली इज़ एन ओपनिंग बैट्समैन, टॉप ऑर्डर बैटर है, उसको जो जिम्मेदारी दी जाती है वो उसको अच्छी तरीके से निभाता है। अब नंबर 3 पे भी जाता है, नंबर 4 भी जा रहा है, नंबर 5 भी जा रहा है। आजकल वो नीचे मिडिल ऑर्डर में वो रोल प्ले कर रहा है और बहुत ही उम्दा तरीके से अपना वो रोल निभा रहा है, क्योंकि अगर पिछली इनिंग वो ना खेलते तो इंडिया कामयाबी हासिल ना कर सकता। सो वो एक और बड़े अच्छे टेक्निकली करेक्ट प्लेयर हैं और वो भी सिचुएशन के लिहाज से खेलते हैं, एग्रेसिव इंटेंट उनमें भी है। सो ये वो इतना बड़ा बैटिंग पावर हाउस जो है वो न्यूजीलैंड के लिए एक पहाड़ तो है। अब न्यूजीलैंड इसको किस तरह टैकल करेगा, मैं ये तो नहीं कह सकता कि न्यूजीलैंड जो है वो वीक है, वो भी अच्छी टीम है। सर न्यूजीलैंड का हम रोल डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन व्यूअर्स इस शॉर्ट ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक व्यूअर्स। बात हो रही है कि आज एक बहुत कड़ा मुकाबला होने जा रहा है, फाइनल ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। हारून साहब, इंडिया की बैटिंग ऑर्डर तो हमने डिस्कस कर लिया, बॉलिंग ऑर्डर के ऊपर आते हैं। और कंसिडरिंग कि वो अपने प्लेइंग 11 में कोई चेंज नहीं करते, ऑब्वियसली उनका विनिंग कॉम्बिनेशन है, सारे मैचेस वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी, उससे पहले भी उनकी विनिंग स्ट्रीक बहुत अच्छी है, तो वो नहीं चेंज करेंगे। कैसा लगता है आपको, क्या वो अपने ऑब्वियसली 4 उनके जो जेन्युइन स्पिनर्स हैं उन्हीं के साथ आएंगे, राइट? हाँ, मेरे अपने नज़दीक तो ज़रूरत भी नहीं है किसी किस्म का कोई चेंज करने की। जब आप विनिंग कॉम्बिनेशन और वो भी डिलीवर करते हुए प्लेयर्स, चाहे वो बैटर्स हों या चाहे बॉलर्स हों, उसमें वो क्यों चेंज लाना चाहेंगे अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई इंजर्ड ना हो जाए। अगर तो इंजरी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को रिप्लेस करना पड़ा तो कोई इशू नहीं है। उसके बावजूद उनके पास बेंच पे ऐसे प्लेयर मौजूद हैं जो कोई भी अगर खुदा ना खास्ता इंजर होता है तो उसको वो रिप्लेस करने के काबिल है। जहाँ तक आपने बात की, देखें इंडिया के पास जो इस वक्त जो बॉलिंग है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जितनी भी टीमें इसमें खेल रही हैं सबसे स्ट्रॉन्ग है इन दैट, क्योंकि एक तो कंडीशंस भी अब क्योंकि दुबई में है, उनके पास 4 बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्पिनर्स हैं जिनमें विकेट टेकिंग एबिलिटी है। जब भी किसी टीम के बॉलर्स के पास विकेट टेकिंग एबिलिटी होगी तो लामहला वो दूसरी टीम के ऊपर विकेट लेने के बाद उनके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देता है। आप वरुण को ले लें, आप कुलदीप को ले लें, आप जडेजा को ले लें और उसके बाद आप चाहे अक्सर को ले लें। ये सारे स्पिनर्स ऐसे हैं कि जब भी अपने अपने स्पेल में आते हैं, आप देखें इनकी 1 से 2 विकेटें आपको नज़र आती हैं। और वरुण ने तो 5 विकेट्स लिए हुए ऐसे न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो कि इनका पीछे मैच हुआ था, तो इसलिए उनको अपने इन बॉलर्स का पता है। उसके साथ साथ आप शमी को जो है ना वो इग्नोर नहीं कर सकते। और उसके बाद हार्दिक पांड्या, क्योंकि 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे, तो हार्दिक पांड्या बीच में आगे एक आध बाउंसर करके या स्लोअर बाउंसर करके, वो भी अर्ली स्टेजेस पे टॉप ऑर्डर में अगर वो 1 से 2 आउट कर देते हैं तो फिर तो इंडिया इस पूरे मैच में बहुत अच्छी तरीके से हावी हो जाएगा। सो इसलिए मैं देखता हूँ कि जो इंडिया की बॉलिंग है वो रियल सेंस में एक थ्रेट है और न्यूजीलैंड के बैटर्स को बहुत ही उम्दा तरीके से इनको खेलना होगा। उसका रीज़न ये है कि जिस अंदाज़ में न्यूजीलैंड के बैटर्स पाकिस्तान में खेले हैं, शायद उस अंदाज़ में वहाँ ना खेल सकें, यानी फ्री स्कोरिंग नहीं होगा। रविंद्रा ने जितनी भी यहाँ बैटिंग की होगी वो उसको वहाँ पर थोड़ी सी बॉलिंग मुश्किल नज़र आएगी, वो बॉल थोड़ा सा हो सकता है ग्रिप भी करे। सो तमाम बैटर्स के लिए, चाहे वो इंडिया के बैटर्स हों चाहे वो न्यूजीलैंड के बैटर्स हों, बहुत सोच समझ के वहाँ बैटिंग करनी पड़ेगी और अपनी एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि जो एक पार स्कोर बनता हुआ नज़र आएगा इनको उस पिच के ऊपर, वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है ताकि उनके बॉलर्स और फील्डर्स जो हैं वो उसको डिफेंड कर सकें। सर, सबसे ज़्यादा डेंजरस आपको इंडिया के कौन से बॉलर लगते हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड बैटर्स? मेरे अपने नज़दीक तो देखें 2 बॉलर तो मुझे बहुत ही डेंजरस लगते हैं, जो कि क्योंकि वो अनकन्वेंशनल और अनऑर्थोडॉक्स किस्म के बॉलर हैं। वरुण और वरुण को अभी तक कोई चीज़ अच्छी तरह से समझ नहीं सकते, तो इसलिए आपको थोड़ा वेट करके खेलना पड़ेगा और गैप्स को तलाश करना पड़ेगा इन तमाम बैटर्स को। दूसरी तरफ यंग, आपको वो भी अटैकिंग इंटेंट के साथ आते हैं। विलियमसन इनके एक जो है ना मेन स्टे हैं, जो कि एंकर करते हैं इनिंग को और उसके साथ साथ दूसरे प्लेयर्स को भी खिलाते हैं और वक्त आने पे ये भी बहुत एग्रेसिवली खेलते हैं। एक तो जो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स बैटर्स में और में जो दूसरे बैटर्स में जो फ़र्क नज़र आता है, इनमें इम्प्रोवाइजेशन बहुत है, यानी रिवर्स स्वीप कर देंगे, ये स्कूप कर देंगे, तो ये बॉलर को इस तरीके से डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन क्योंकि इंडिया की बॉलिंग इतनी एक्यूरेट है और स्पिन बॉलिंग कर रहे होंगे, सो वहाँ पर अगर ये इस तरह की टैक्टिक इस्तेमाल करेंगे वो कितनी कामयाब होगी ये देखना होगा, क्योंकि ख़ास तौर पर जडेजा हो गया या अक्सर हो गया, उनकी तो तीनों विकेट्स के दरमियान बॉल करते हैं।
सो एनीथिंग यू मिस, अगर वो आपके पैड वैड पर लग गई तो आपके LBW होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. सो आई थिंक एज ए मतलब टीम इन्होंने सारी चीज़ें जो हैं वो वे की होंगी. जब टीम मीटिंग में ये बैठ के इन्होंने डिस्कस किया होगा कि जी ये मैं सामने ये बॉलर्स हैं, इनको हम किस तरीके से टैकल करते हैं. इन्होंने इन बॉलर्स की वीडियोस भी देखी होंगी और उनके स्टैट्स भी देखी होंगी, किस एरिया में वो आउट करते हैं ज़्यादा और किन एरिया में वो ज़्यादा रन्स देते हैं और उनका लाइन ऑफ अटैक कहाँ ज़्यादा होता है. सो वो ये क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करके ही ये जाके अप्रोच करते हैं. अगेन आई वुड से कि टॉस जो है वो देखते हैं कि उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है इस मैच का, क्योंकि टॉस जीतने वाला चाहेगा कि वो पहले बैटिंग करके रन्स इनफ बोर्ड पे लगाए और उसके बाद क्योंकि दोनों के पास बॉलिंग बहुत अच्छी है जो कि डिफेंड कर सकती है जो भी टारगेट ये देंगे. सर टॉस की आप बात कर रहे हैं, बट अभी तक हमने देखा है कि रोहित शर्मा के हक में कोई भी टॉस नहीं आया. मतलब उनकी एक स्ट्रीक चल रही है कि वो अपने टॉस हारते ही आ रहे हैं. पिछले 11 और 12 टाइम से 16 हो चुके हैं उनके. तो लेट्स सी इस दफ़ा टॉस अगर रोहित शर्मा के पास आता है नहीं, बट लास्ट टाइम हम देखा कि रोहित शर्मा वाज आल्सो कंफ्यूज. वो कह रहे थे कि अच्छी बात है हम नहीं जीते बिकॉज हमने अभी तक नहीं सोचा हुआ था कि हम क्या करेंगे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. देखें ये तो कितनी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि वो कैसी टीम है इंडिया की. मतलब वो दोनों हालतों में खुश हैं, दोनों सूरतों में. ये तो एक अच्छी टीम की निशानी है. यू नो आप जब टॉस करने जाते हैं तो आप पीछे डिसाइड करके आए हुए होते हैं टीम मीटिंग में और पूरे एज ए ग्रुप के हमने क्या करना है टॉस जीत के. सो आप उस प्लान के साथ जाते हैं कि प्लान ए हमारा ये है कि हम टॉस जीतेंगे या हम बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे. सो पिछले जितने ओकेजन्स पे रोहित शर्मा टॉस नहीं जीते तो प्रॉब्ली उनका प्लान ए तो फेल होता रहा ना. उन्होंने प्लान बी भी इतना अच्छा किया हुआ था कि आप देखेंगे वो मैचेस सारे जीतते चले जाते हैं और वो ज़्यादातर फाइनल ही खेलते हैं वो जितना भी वो पीछे टूर्नामेंट्स खेले. सो इसलिए टॉस जो है मैं समझता हूँ कि मेरे नज़दीक दोनों टीमों पे कोई इतना इम्पैक्ट डालेगा नहीं और दोनों टीमों को पता है कि अगर हम टॉस हार के अगर हम सेकंड बॉलिंग भी कर रहे हैं तो हमने अगली टीम को रिस्ट्रिक्ट कैसे करना है. उसकी वो स्ट्रेटजी भी उन्होंने बनाई हुई होगी कि हमारी पहले बॉलिंग आ गई तो हम कैसे करेंगे. प्लान ए और प्लान बी दोनों होंगे टीम्स के पास. व्यूअर्स डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का. डोंट गो एनीवेयर. वेलकम बैक व्यूअर्स. बड़ा फैसला है आज, इंडिया जीतेगा या बनेगा चैंपियन न्यूजीलैंड. हारून साहब हमने बैटिंग और बॉलिंग इंडिया की डिस्कस कर ली है और न्यूजीलैंड की हमने बैटिंग भी डिस्कस कर ली है. अब रह जाता है कि न्यूजीलैंड का जो बॉलिंग उनका होगा, उनका स्ट्राइक्स और वो कैसे इंडिया को कंटेन करने की कोशिश करेंगे उसके ऊपर बात कर लेते हैं. क्या लगता है कि कौन से वो स्टार बॉलर्स उभर के आएंगे जो कि इंडिया के बैटर्स, क्योंकि जो वेरी वेल इन्फॉर्म हैं, ऊपर से देख लें तो 7-8 नंबर तक बहुत अच्छे बैटर्स हैं, कौन उन बैटर्स को डेंजर में लाएगा? देखिए जी, मैं तो अगर न्यूजीलैंड का कप्तान हूँ तो मैं तो उनको डेंजर में लाऊं ही लाऊं चाहे जो भी हो. मेरे तो पता नहीं विश है कि न्यूजीलैंड को इस मैच को जीतना चाहिए और उस आई थिंक जिस तरह खेलती भी आ रही है वो जीत भी सकती है, इसमें कोई शक नहीं. हाँ, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दिस कि इंडिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है. आप काफ़ी नीचे तक देखें ना, आप 8 नंबर तक आप देख रही हैं कि जडेजा जो है वो 7 या 8 नंबर पे बैटिंग करने आते हैं. सो जो न्यूजीलैंड की बॉलिंग का जो मुझे सबसे बड़ा जो प्लस नज़र आता है ना वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वे में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ वो बॉलिंग करते हैं. जो भी उनको गेम प्लान दिया जाता है वो उससे हटते नहीं हैं. हेनरी आपको पता है वो लीड कर रहे हैं फ्रॉम द फ्रंट, वो विकेट टेकिंग बॉलर हैं. फिटनेस जो भी उनके साथ इशू हुआ होगा, अगर वो फुली रिकवर कर गए हैं तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इस टूर्नामेंट में. उन्होंने पहले भी 5 विकेट्स ली थी. 5 विकेट्स ली थी बाय टेकिंग अर्ली विकेट्स. अगर रोहित शर्मा को और कोहली को, जो कि मोस्ट एक्सपीरियंस बैटर्स हैं इंडिया के, उनको अगर आप अर्ली आउट कर लेते हैं ना तो ना चाहते हुए भी प्रेशर जो है वो इंडिया की लेटर ऑर्डर बैटिंग पे आ जाएगा. हम मानते हैं कि शुभन गिल अच्छे प्लेयर हैं, हम मानते हैं कि अय्यर अच्छे प्लेयर हैं, हम मानते हैं कि राहुल अच्छे प्लेयर हैं, बट उनको पता ये होता है कि यार रोहित शर्मा खड़ा हुआ है, वो कोहली खड़ा हुआ है. जब ये दोनों अगर सीन से हट जाते हैं जल्दी तो आप सोचें कि क्या सिचुएशन होगी, उनकी थिंकिंग का पैटर्न क्या होगा, उनका माइंडसेट क्या होगा. सो इसलिए मेरे अपने नज़दीक जो भी ये प्लान कर रहे होंगे, इन्होंने कहा कि अर्ली स्टेजेस पे हम रोहित को और अगर कोहली को पकड़ लेते हैं तो बाकी हमारे पास जो नीचे आने वाले बॉलर्स हैं उनके लिए बहुत यानी सख्तियाँ ला सकते हैं. क्योंकि इनके पास फिर वो स्पिनर्स का जो आप देखते हैं जो कॉर्डन है उसमें सेंटनर,
आप देखेंगे अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगर कामयाबी हासिल हुई है तो सेंटनर के आने के बाद जो 2 विकेटें उन्होंने जो इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप ब्रेक की जो कि चल रही थी बड़ी अच्छी डसन में और बबुआ में, उसको ब्रेक किया, 3 विकेट्स लिए मिडल ओवर्स में, एंड ऑल ऑफ अ सडन न्यूजीलैंड हावी हो गई। सो इसी किस्म का रोल सेंटनर और उसके बाद जो ब्रेसवेल हैं जो ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, और इंडिया के पास लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी हैं, सो ये वो रोल प्ले कर सकते हैं कि मिडल ओवर में इंडिया की बैटिंग को डेंट डाल सके। और उसके बाद उनके पास फिलिप्स भी आगे नीचे से ऑफ ब्रेक करते हैं, और अगर वहाँ पर थोड़ी सी भी हेल्पिंग विकेट हुई और ग्रिप करना शुरू किया तो इंडिया के बैटर्स भी इतनी अच्छी स्पिन बॉलिंग के खिलाफ बड़ी आसानी से रन्स नहीं कर सके। सो मुझे इवन मैच इसलिए लग रहा है कि जितना भी स्कोर कोई भी टीम पहले बैटिंग करते हुए कर लेगी ना, सो वो इतना आसान नहीं होगा सेकंड बैटिंग के लिए, इंडिया के लिए भी आसान नहीं होगा सेकंड बैटिंग अगर वो करती है, चेस करना राउंड अबाउट 230 240। इसी तरह न्यूजीलैंड के लिए भी इतना आसान नहीं होगा अगर इंडिया 230 240 पे अगर पहले बैटिंग करके उसको ये आउट करने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि स्पिनर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। वह किसी किस्म का आपको ड्यू फैक्टर नज़र नहीं आता, तो इसलिए जूं मैच उसके ऊपर होगा, पिच जो है वो रेयर एंड टेयर दिखाती है और सेकंड टाइम थोड़ी बॉलिंग आसान हो जाती है। और अगर हिस्ट्री भी अगर आप देखेंगी दुबई की पिच की, तो पहले बैटिंग करने वाला ज़्यादा कामयाब रहा है, क्योंकि जो पार स्कोर बन रहा है वहाँ 260 प्लस है, दैट्स इट। इसमें ही वो कोशिश करते हैं कि टीमें जितनी भी जो पीछे मैचेस हुए हैं उसमें वो टीमें जीत गई हैं जो पहले बैटिंग करती हैं। सो ये इनके जहन में होगा, क्योंकि ट्रेडिशनली ये पिच जो है वो सूट करती है कि आप पहले बैटिंग करें और उसके बाद डिफेंड करें अगर आपके पास बॉलिंग अच्छी है, जो कि दोनों टीमों के पास है। ठीक है, सो मेजर जो इम्पैक्ट डलेगा फ्रॉम न्यूजीलैंड की बॉलिंग वो हेनरी, सैटनर, ब्रेसवेल डालेंगे। ठीक है अरुण साहब, हमने यहाँ पे तो देखा पाकिस्तानी कंडीशंस में स्पिनर्स को ज़्यादा फ़ायदा था, स्पिनर्स वर परफॉर्मिंग वेल, तो दुबई की पिच में क्या फास्ट बॉलर्स के लिए ज़्यादा मतलब सूटेबल कंडीशंस हैं या स्पिनर्स के लिए? देखिए वहाँ तो बल्कि स्पिनर को ज़्यादा इसलिए हेल्प मिलेगी कि पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर इतना ज़्यादा टर्न नहीं मिला था उन्हें। दुबई में एक्सपेक्टेड है कि उनको टर्न मिलेगा, और जब वो टर्न मिलेगा, क्योंकि थोड़ी सी पिच जो है वहाँ इतनी फर्म नहीं होती, थोड़ी सी रफ रहती है, तो उसमें फास्ट बॉलर्स तेज़ बॉलिंग करने के बजाय वो फिंगर को इस्तेमाल करेंगे स्लोअर बॉलिंग करके, ताकि वहाँ बॉल जो है वो ग्रिप करता है। तो फास्ट बॉलिंग यही होता है कि अगर आपने पूरी सीम के साथ बॉलिंग की तो आप बैट्समैन जो है थ्रू द लाइन आपको खेल लेता है। जहाँ आपने स्लोअर वन कर दी, आपने ऑफ कटर कर दी, आपने लेग कटर कर दी, तो वो गेंद जब पिच के ऊपर फंसेगा तो वो रुक के आएगा, तो बैट्समैन के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए वो दोनों सूरतों में जो वहाँ की पिच है वो हेल्प करेगी, अगर ख़ास तौर पर फास्ट बॉलर्स अगर थोड़ी सी ये चेंजेस अपनी बॉलिंग की स्ट्रेटजी में लाएंगे कि बजाय तेज़ करने के, खैर पहले तो शुरू के 4-5 ओवर में देखेंगे कि तेज़ बॉलिंग करने से क्या उनको हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर वो मिल रही है तो ऑब्वियसली उसी पे जाएंगे, लेकिन जब वो ये देख लेंगे कि हेल्प नहीं मिल रही तो फिर ये वेरिएशंस इस्तेमाल करेंगे बॉलिंग की, और उसमें बैट्समैन को मुश्किल में डाल की कोशिश करेंगे। सो फास्ट बॉलर्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और इसी तरह स्पिनर्स का रोल तो है ही इंपॉर्टेंट, इसलिए कि स्पिनर्स को ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ पर हेल्प मिले, गेंद ग्रिप करेगा, स्पिन करेगा, सो वो दोनों स्पिनर्स जो हैं वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे टू बॉल ऑन दैट पिच। ठीक है अरुण साहब, इसी तरह का एग्जैक्ट एक सेम मैच हो चुका है दुबई की पिच पे, जहाँ न्यूजीलैंड और इंडिया मद्दे मुकाबिल थे। इंडिया ने 249 रन बनाए थे, जो कि अभी तक हम बात यही कर रहे हैं कि ये 230 से लेके 260 तक इज़ अ गुड स्कोर। 249 बनाए थे तब इतना नहीं लग रहा था कि बहुत ज़्यादा स्कोर बनाया है इंडिया ने, बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन जो है न्यूजीलैंड की पूरी टीम ही ढेर हो गई थी 205 रन के ऊपर। तो तब क्या गलतियां थीं और उनको उन गलतियों से कैसे कमबैक करना चाहिए कि वो उनको एक और चांस मिल रहा है टू टेक देयर रिवेंज? देखिए जो 205 पे आउट हुए थे उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया था वरुण चक्रवर्ती। आई थिंक उसको इन्होंने किस तरीके से खेलना है इस मैच में, वो एक बहुत बड़ा इनको रोल प्ले करना पड़ेगा इनके बैटर्स को, कि उसको क्या हमने विकेटें देनी है या नहीं देनी। अगर ये प्लान करते हैं कि ये 10 ओवर में अगर हम इसके 40-45 रन भी कर लेते हैं और इसको हम विकेट्स नहीं देते तो फिर हम दूसरे बॉलर्स के ऊपर चार्ज कर सकते हैं। अगर वरुण विकेट्स लेता चला गया तो ऑब्वियसली प्रेशर तो बैटिंग साइड पे आता चला जाएगा। सो उन्होंने पिछले अपनी जो गलतियों को ना पूरी तरह असेस किया होगा। इन्होंने बाकायदा वीडियो के ऊपर देखा होगा कि हम जो पिछली इनिंग में जो हम ये मैच हारे हैं, हमने वरुण को कैसे खेला,
क्या हमने उसको वॉचफुली खेला या हमने उसको बड़ा कैजुअली खेला। सो वो जब ये देख लेंगे तो उनको नज़र आ जाएगा कि उन्होंने ना ज़्यादा उसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, क्योंकि वो है देयर इज़ नो डाउट कि वरुण डिफरेंट बॉलर हैं। उनका नहीं पता लगता कब गुगली हो गई, कब उन्होंने फिंगर से लेग ब्रेक कर दी, कब उन्होंने फास्टर वन कर दी। तो ये वो देखेंगे कि हमने वरुण को किस तरीके से खेलना है। अगर उसको अच्छा खेल गए तो बाकी तो कन्वेंशनल स्पिनर उनको खेलते चले आए। IPL में भी इन्होंने अक्सर को भी खेला हुआ है, इन्होंने जितने प्लेयर्स हैं न्यूजीलैंड के वो IPL खेलते हैं, तो इन्होंने जडेजा को भी खेला हुआ है, इन्होंने कुलदीप यादव को भी खेला हुआ है। सो एज सच वो इतने वो नहीं होंगे, इनका ज़्यादा फोकस यही होगा कि हम इसको विकेट ना दें और हम उस पर अगर हम रन बॉल कर जाएं, हम 10 ओवर में कितने 40 से 50 रन भी अगर ये कर जाते हैं और उसको विकेट ज़्यादा नहीं देते तो ये बेटर पोजीशन में होंगे। बट हारून साहब, अगर वरुण ने 5 विकेट्स ली थी तो ऑपोजिट साइड पे मैट हेनरी ने भी 5 विकेट्स ही ली थी, बट हमने देखा कि मैट हेनरी की जो साइड है वो फिर भी लूजिंग साइड नहीं, इसलिए कि वो पहले बैटिंग कर रहे थे ना। इंडियन पहले बैटिंग करके 249 एक ऐसा स्कोर तो कर दिया, 5 विकेट तो वो ले गए। तो लेकिन जब ये चेस करने गए तो उस रन तक इसलिए नहीं पहुंच सके कि वहाँ वरुण ने 5 विकेटें लेके इनको उस जो रन चेस को डेंट डाल दी, इसलिए ये रीज़न था। सो मैं वही कह रहा हूँ ना कि बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट होने जा रहा है ये फाइनल, और इट्स एनीबॉडीज गेम। जी बिल्कुल जी व्यूअर्स, अब लगभग 13 घंटे रह गए हैं जबकि फाइनल बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड शुरू हो जाएगा। कौन है आपका फेवरेट, आप भी ज़रूर चूज़ करके रख लें, और एक मरतबा फिर से सुबह को हम आपसे मिलेंगे प्री मैच डिस्कशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।